लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा। अब जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जुडिशरी के बारे में पढ़ रहे थे। जुडिशरी में होता क्या है? जुडिशरी में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होता है, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस क्या होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर किसी इम्पीचमेंट का प्रोक्योर हो रहा है या प्रोसीजर, किसी प्रोसीजर की बात करेंगे, प्रोसीजर क्या होता है, तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिमेन इन देयर पोस्ट टिल द अटेनमेंट ऑफ 65 इयर्स ऑफ एज। किसी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कब तक अपनी नौकरी में रहते हैं? 65 इयर्स एज तक, 65 साल की उम्र तक वो अपनी नौकरी में रहते हैं। बट दे मे सो विश रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट बिफोर दिस पीरियड। अगर वो चाहते हैं तो वो इस पीरियड से भी 65 ईयर के पहले भी रिजाइन दे सकते हैं। ऐसा कोई उनको बात नहीं है कि आप 65 ईयर्स तक ही नौकरी करोगे, आप उससे पहले भी रिजाइन कर सकते हो। If both the houses of the parliament in same session request the president by passing a resolution by 2/3 majority of the members present and voting to remove a judge on the ground of proved misbehavior or inefficiency in the case, that president may order the judge to tender resignation from his or her post. अगर मान लेते हैं हम लोग कि जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं उन्होंने क्या किया, 2/3 मेंबर्स ने क्या किया, एक प्रोसेस निकाली या एक बिल निकाला। कैसा बिल, कैसा निकाला? एक चर्चा की कि जो जज है, जज का बिहेवियर सही नहीं है। अब उन्होंने कहा कि इसको क्या किया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। अब बर्खास्त करने की बात आई तो उसमें भी वोटिंग होगी। वोटिंग होगी तो वोटिंग का जो रूल है वो रूल क्या कहता है, 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट क्या होना चाहिए वोटिंग में, उसको हटाने की मांग करे। अगर 2/3 पार्ट हटाने की मांग करता है, उसको बर्खास्त करने की मांग करता है, तो हम बोल सकते हैं कि आप प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, उसको हटाने का ऑर्डर देंगे या जज को ऑर्डर देंगे कि भैया आप रेजिग्नेशन अपना दो, अपना रेजिग्नेशन आप दो, और जज को भी अपना रेजिग्नेशन देना होगा। पे अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ जजेस। अलाउंस क्या होती है, पेमेंट क्या हो सकती है, क्या कौन से भत्ता मिलता है। अलाउंस मतलब क्या है, भत्ते की बात करें, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, कौन कौन से प्रकार से पैसा उनको दिया जाता है, किस किस रूप में पैसा दिया जाता है, और पेंशन कैसे दी जाती है। लॉ डिसाइड्स पे एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस, सो आल्सो द जजेस आर एंटाइटल्ड टू फैसिलिटीज लाइक मंथली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, house allowance, staff car, etc. They are also entitled to pension and gratuity as per rule. क्या क्या मिलता है उनको, जिस प्रकार से सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, हाउस अलाउंस, टैक्स, पे अलाउंस, सब कुछ उनको मिलता है, रोड सबका। मीन्स यहाँ तक कि आप ऐसा बोल सकते हो कि उनको स्टाफ की कार भी मिलती है, स्टाफ की कार भी उनको दी जाती है, और अलाउंस जो दिए जाते हैं वो अलग है, ट्रेवलिंग का अलग होगा, फूडिंग का अलग होगा, सब चीज के अलग अलग अलाउंस होते हैं, और पेंशन भी उनको दी जाती है। इम्यूनिटीज ऑफ द जजेस, जजेस की इम्यूनिटीज क्या है, नो पर्सन और इंस्टीट्यूशन कैन पब्लिकली क्रिटिसाइज द वर्क्स ऑफ ऑनरेबल जजेस। अब भी ये जो जज के फैसले होते हैं, किसी के पास यह अधिकार नहीं है कि उसके फैसलों पे क्या करे, सवाल उठाए या उसके फैसलों को क्रिटिसाइज करे। केवल और केवल किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला कैंसिल कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अलावा कोई भी अधिकार नहीं रखता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैंसिल कर सके। ओथ बाय द जज, every judge has to take an oath, the format laid down by the Constitution before assuming office. The President administers oath of office to the Chief Justice, and in respect of other judges, it is the Chief Justice who administers them oath of office.
अब ये क्या होता है, जो जजेज होते हैं सबको शपथ भी दिलाई जाती है, तो उनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस। कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस को शपथ दिलाएगा प्रेसिडेंट, और उन सबकी शपथ दिलाएगा कौन? चीफ जस्टिस। बैन ऑन प्रैक्टिसिंग बाय जजेस। After retirement, the judge of the Supreme Court cannot practice in any court of India or appear before any authority as an advocate. अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एज अ वकील भी वो कोर्ट में नहीं जा सकता, एज अ वकील भी कोर्ट में नहीं जा सकता। मीन्स वो रिटायरमेंट हो गया, अब वो कभी भी जुडिशरी के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ज्यूरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या होती है और न्याय कैसे करता है? तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट होता है कि कौन कौन से केसेस इसमें जाते हैं। सबसे पहले लोग बात करते हैं जब पीपल्स ऑफ द कंट्री में कोई विवाद हो, लोगों के बीच कोई विवाद हो, और पिछले सारे कोर्टों से मीन्स हाई कोर्ट तक में उसका फैसला ना आ पाया हो, सही ये फैसला आया हो और मंजूर न किया गया हो, उस फैसले को चैलेंज किया जाता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ के फैसले को? हाई कोर्ट का। नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं। अगर कोई वो हमारे सिस्टम को लेकर फैसला है कि सोसाइटी का फैसला है, सोसाइटीज का फैसला जो होता है, कोई भी केस होता है, वो कहाँ चला जाता है? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाता है। अगर वो राइट्स को लेके कोई डिसीजन लेना है, तो राइट्स को लेके भी हमारे अधिकारों को लेके कोई फैसला करना है, वो भी कहाँ जाता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है। पर्सनल नहीं, सोसाइटी का पूरा ग्रुप का ही होता है, पूरे ग्रुप का होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि अगर स्टेट्स और पीपल्स में, स्टेट गवर्नमेंट और पीपल्स में कोई लड़ाई हो, कोई मतभेद हो रहा हो, आपस में ना बन रही है, तो उसमें भी फैसला कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और पीपल्स के बीच में कोई मतभेद चल रहा है, तो उसमें भी फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर हम लोग बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद चल रहा है, तो भी कौन फैसला करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बोले दो स्टेट्स के बीच में कोई विवाद चल रहा है, तो भी कहां पे फैसला होगा? सुप्रीम कोर्ट में। इतने प्रकार के केसेस सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाते हैं या होते हैं। अब ये कौन कौन सी अपील्स हो सकती हैं? ये कौन कौन सी अपील्स हो सकती हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, पहली अपील कौन सी होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल अपील में संवैधानिक अपील जो भी होगी उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा, उसके लिए अपील की जाएगी। क्रिमिनल अपील भी की जाती है, सिविल अपील भी की जाती है, और स्पेशल अपील्स भी कुछ होती हैं, और कुछ स्पेशल अपील्स भी होती हैं। इसका हम लोग बात कर सकते हैं, कोर्ट का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है, किस फैसले को कब किया गया, किस आधार पर किया गया, इन सभी चीजों का रिकॉर्ड भी बनाया जाता है। और जितने भी कोर्ट के जजमेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं? रिटन फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? सभी रिटन फॉर्म में होते हैं। आप लोगों को शायद पता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जब वो कोई फैसला करते हैं, तो फैसला करने के बाद जो पेन की नींव होती है वो तोड़ दी जाती है। क्यों तोड़ दी जाती है? कि अब इस फैसले को कोई कैंसिल आउट नहीं करेगा। फिर उस फैसले को चैलेंज करने के लिए हमें ऊपर, उससे भी ऊपर कोर्ट में जाना होता है। और ऐसा नहीं कि वहां हम लोग गए और डायरेक्टली उसकी सुनवाई चालू करी। पहले देखा जाता है कि ये फैसला सही है कि गलत है। अगर सही है तो उस फैसले को एटलीस्ट वो देता है, यही लागू रहेगा। गलत है तो फिर उसकी सुनवाई होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, अभी हम लोगों ने बात की किसकी? सेंट्रल की पूरी। किसकी बात की? सेंट्रल की। अभी स्टेट की बात करते हैं। तो स्टेट और सेंट्रल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसी प्रकार से चलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज होगी और स्टेट लेजिस्लेचर होगा। अभी नेशनल लेजिस्लेचर था, अब क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेचर। नेशनल के बाद स्टेट की बात करते हैं हम लोग, तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है स्टेट में?
जो स्टेट गवर्नमेंट बनती है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव मेंबर कौन होते हैं? विधायक। आप लोग जानते हो ना, जो विधायक होते हैं ये चुनते हैं क्या? मुख्यमंत्री। क्या चुनते हैं? ये होते हैं मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बाद क्या क्या होते हैं? किसी एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखना, किसी एक स्टेट में स्टेट्स को बनाए रखना, स्टेट्स में हर एक चीज प्रॉपर मैनर में चले, इस चीज को देख रेख करना, स्टेट्स में क्या कमियां हैं, क्या सही चीज चल रही है, उन सभी को बनाए रखना, और सभी चीजों का रिकॉर्ड भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फर्क है। सेंट्रल पूरे देश में जो काम करती है, स्टेट वो केवल अपने स्टेट में होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में वही काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में वही काम करती है। अब आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में कितने हाउसेज होते हैं? 2 हाउसेज होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेज होते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में। बट अपने एमपी में कितने हैं? 1। कितना है? 1। विधानसभा बोलते हैं इस लेजिस्लेटिव असेंबली को। क्या बोलते हैं? विधानसभा। In legislative assembly of a state there are maximum 500 and minimum 60 members. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500 लोग, और मिनिमम हो जाते हैं 60 members। मिनिमम हो सकते हैं 60 members. However, Sikkim, Goa, Mizoram and Arunachal Pradesh are exceptions where the numbers of members of the legislative assembly is less than 60. But आप सभी को पता होना चाहिए कि सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं वो 60 से भी कम है। वो क्या है? 60 से भी कम है। अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं अपने एमपी के लेजिस्लेटिव असेंबली की। तुम्हारे एमपी में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं? 230। कितने हैं? 230, जिसमें से कुछ सीट हमारे यहाँ रिजर्व है। क्या है? कुछ सीट रिजर्व है। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। एससी और एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व है। इलेक्शन क्या कैसे होता है मेंबर्स का? सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स होती है। क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स जो होने चाहिए वो मिनिमम 18 इयर्स के होने चाहिए। मिनिमम मींस आप 18 साल के नहीं हो तो वोट नहीं डाल सकते। फिर दूसरा क्या होता है कि आप उसी स्टेट के रहने वाले हो। दूसरा क्या होगा कि आप उसी स्टेट के रहने वाले हो, तभी आप वोट डाल सकते हो। तीसरा, आपकी वोट को अनफिट डिक्लेयर ना किया गया हो किसी कोर्ट द्वारा। मींस आपको वोट डालने का अधिकार खत्म आपका ना किया गया हो, छीना ना गया हो किसी भी कोर्ट के द्वारा। कोर्ट वोट डालने का अधिकार भी छीन लेती है। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट क्या हो सकती है? कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर कम से कम 25 ईयर एज होनी चाहिए उसकी। 25 ईयर्स की उसकी एज होनी चाहिए। फिर यूनियन और स्टेट के ऑफिस से कोई उसका प्रॉफिट ना निकल रहा हो। यूनियन और स्टेट के ऑफिस से कोई उसका प्रॉफिट ना निकल रहा हो, ऐसा भी यहाँ देखा जाता है। ऐसा तो नहीं पैसे के दम पे सब कर रहा है, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। तो नहीं पैसे के दम पे खरीद लिया किसी को, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तीसरा होता है यह इलेक्शन कमेटी होती है, बोर्ड ऑफ इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल होता है, वहां से उसको रिजेक्ट ना किया गया तो भी वो लड़ेगा, नहीं तो वो नहीं लड़ेगा। आपको पता है ना कि कलेक्टर के पास जाते हैं अपना नाम कहने में, भैया हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं, हम सिक्योरिटी जमा करते हैं। वहाँ पे कलेक्टर ये सारी चीज़ों की चेक जांच करता है कि इनको कभी रिजेक्ट तो नहीं किया गया, कभी इनको बोला तो नहीं किया कि भैया आप चुनाव लड़ सकते, अधिकार तो नहीं छीन लिए गए। वो सारी चीजें उनकी पहले चेक होती हैं। और टेनर
जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है कितने साल के लिए होती है? 5 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए। बट जो गवर्नर होते हैं चीफ मिनिस्टर के एडवाइस में इस कंप्लीशन टर्म को डिसॉल्व करते हैं। इस कंप्लीशन टर्म को डिसॉल्व करते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट जो होता है वो क्या होता है? परमानेंट हाउस होता है। स्टेट की काउंसिल होती है क्या होता है? परमानेंट हाउस होता है। इसके राइट्स क्या होते हैं? किसी भी असेंबली में एक स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर चुना जाता है हर मेंबर्स के बीच में, या जो मेंबर्स चुने गए हैं असेंबली में उन्हीं मेंबर्स में से एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर चुना जाएगा। अब ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर करते क्या है? सभी की बातें सुनते हैं, सभी की बातें सुनते हैं और बताते हैं कि चर्चाएं जो होती हैं इस प्रकार से पार्लियामेंट में होती है, उसी प्रकार से विधानसभा में भी होती है। कोई वर्किंग के फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वर्किंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पावर्स क्या क्या होती हैं? लेजिस्लेशन को फ्रेम करती है, बनाती है, लेजिस्लेशन को फ्रेम करती है, बनाती है, और एक्जीक्यूशन के फंक्शंस भी इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। एक्जीक्यूशन के फंक्शंस भी इन्हीं द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। फाइनेंशियल फंक्शन भी यही देखते हैं, वे फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क भी यही देखते हैं। और कुछ अदर पावर्स भी होती हैं। कैसे पावर्स होती हैं? यहाँ से कुछ इलेक्टेड पर्सन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ से कुछ इलेक्टेड पर्सन किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेशन देते हैं। स्टेट का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है? गवर्नर। स्टेट का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है? गवर्नर। जो प्रिंसिपल राइट्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट सेंट्रल में देखते हैं और गवर्नर स्टेट में देखते हैं। गवर्नर बनने के लिए क्या होना चाहिए भैया? कम से कम 35 साल की उम्र, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए कम से कम। फिर सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही होना चाहिए, 35 की एज होनी चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इनके खिलाफ भी कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए, कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये किसी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी नहीं होना चाहिए। किसी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी नहीं होना चाहिए। और किसी गवर्नर का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है कितने साल का होता है? 5 इयर्स। और गवर्नर की शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस। कहाँ का? हाई कोर्ट का। कहाँ का? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और क्या होता है? गवर्नर से तुमने पढ़ा कि गवर्नर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, किसी गवर्नमेंट को मार्गदर्शिका भी देती है। गवर्नमेंट से जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए, जो भी लॉ बनाए, सब कुछ कहाँ से पास होंगे? पार्लियामेंट से पास करेंगे या अपने लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करेंगे, विधानसभा से पास करेंगे। उसके बाद उन रूल्स को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? गवर्नर करेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर क्या होता है? जितने भी स्टेट काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं, जितने भी स्टेट काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं, उन सभी का चीफ, उन सभी का हेड कहलाता है क्या? चीफ मिनिस्टर। क्या कहलाता है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की पावर क्या क्या हो सकते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं उसके पास। क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं। कैबिनेट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, कैबिनेट को कॉन्स्टिट्यूट करता है।
लीडर होता है पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली का, पूरे के पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या होता है, लीडर होता है चीफ मिनिस्टर। लिंक करता है मेंबर्स और गवर्नर के बीच में, मींस मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली गवर्नर के परमिशन नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर के सिग्नेचर देते हैं। चीफ मिनिस्टर फिर लिंक कर क्या काम करता है, मिनिस्टर्स की बात ही गवर्नर तक पास करता है, डायरेक्ट मिनिस्टर गवर्नर तक नहीं जाते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, जो मिनिस्टर की काउंसिल्स होती है इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये कलेक्शन करें, किस चीज का कलेक्शन करें, जितने भी मेंबर्स हैं काउंसिल के उन सभी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपका ये काम रहेगा। आप लोगों ने पढ़ा है जैसे केंद्र में दी जाती है कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मेंबर रखे गए और वो मेंबर्स उस डिपार्टमेंट को चलाते हैं और रिपोर्ट किसको करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को। रिपोर्ट किसको करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को। उसी प्रकार से स्टेट में होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। इसी प्रकार से बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं स्टेट में भी। उन सभी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, काउंसिल मेंबर्स होते हैं और वो सभी रिपोर्ट किसे करते हैं, चीफ मिनिस्टर। वो सभी किसको रिपोर्ट करते हैं, जो एक काउंसिल मेंबर्स होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि हमारे स्टेट में कौन सी पॉलिसीज चलेगी, कौन सी पॉलिसी हमें लागू करनी है, कौन सी पॉलिसी लागू नहीं करनी है। अपने लेजिस्लेटिव की पावर को भी यही डिसाइड करते हैं, अपने लेजिस्लेटिव की पावर को भी यही डिसाइड करते हैं। फाइनेंशियल पावर्स को भी डिसाइड करते हैं। फाइनेंशियल पावर में कहाँ पे पैसा खर्च होगा, कहाँ पे नहीं होगा, कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है, ये सारी चीजें डिस्कशन भी यही मेंबर्स करते हैं। मींस एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्किंग स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग सेम ही है, अप्रॉक्स लगभग सेम ही है। अब यहाँ पे जुडिशरी का काम कौन करता है, हाई कोर्ट करती है। सेंट्रल में जुडिशरी का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करती है। यहाँ पे जुडिशरी का काम कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी करेगी। हाई कोर्ट में क्या होता है, जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे होता है, हाई कोर्ट का जो जज होता है वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के बाद ही बनाया जाता है, प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के बाद ही बनाया जाता है। कंसल्ट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज और उस स्टेट का गवर्नर। कंसल्ट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज और उस स्टेट का गवर्नर। कितने जज हो सकते हैं, तो हाई कोर्ट में जो जजेस की संख्या है वो प्रेसिडेंट इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है, जैसी जब नीड होगी, जब जैसी नीड होगी इस प्रकार से। इनके भी फंक्शन और अलाउंस क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि वहां फंक्शन सारे वही है, अलाउंसेस वही मिलेंगे सभी को, बट इनके जो अलाउंसेज है वो पोस्ट के हिसाब से घटते नहीं है, पोस्ट के हिसाब से घटते नहीं है, सबको बराबर ही मिलता है। दूसरा क्या होता है, इनका जो फंक्शन होता है या रिटायरमेंट हम लोग बोलते हैं, इनका जो रिटायरमेंट होता है वो 62 इयर्स में होता है। सुप्रीम कोर्ट में 65 इयर्स में हो रहा था, यहाँ पे कितना हो रहा है, 62 हो रहा है। और ये लेकिन बीच में कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, बीच में कभी भी ये रिजाइन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगी कि भैया किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सेशन जज के रूप में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सेशन कोर्ट में कितने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 10 इयर्स का। एज एन वर्क भी किया हो, किसके रूप में, एडवोकेट के फॉर्म में, एडवोकेट के रूप में काम किया हो, कितने साल, कम से कम 10 साल। फिर इसके बाद पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं जुडिशरी हाई कोर्ट के, सबसे पहले होते हैं प्राइमरी जुडिक्शन, मींस जो कुछ केसेस होते हैं, नॉर्मल केसेस होते हैं, इन केसेस को भी हाई कोर्ट में लड़ा जाता है, अपील की जा सकती है। फंडामेंटल राइट को लेकर भी अपील की जा सकती है।
अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन मींस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, क्रिमिनल अपील्स हैं, सिविल अपील्स हैं, इनको लेकर भी अपील हाई कोर्ट में की जाती है या इन पे भी फैसले होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई अगर इशू आ रहा हो, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इशू चल रहा हो, उसके बीच में कोई ज्यूरिसडिक्शन आ रहा हो, तो उसका भी फैसला कहाँ होगा? हाई कोर्ट में होगा। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? पंचायती राज के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। पंचायती राज, जो पंचायत लगती है ना, गांव में पंचायतों से फैसला होता है, कोर्ट नहीं जाते हैं, वहां पंचायत लगती है। पंचायतों में सरपंच और भी जो पंच होते हैं वो बैठते हैं और फैसला करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। अब पंचायती राज सिस्टम क्या है इंडिया में? 3 प्रकार से होता है। डिस्ट्रिक्ट 3 लेवल में काम करता है। एक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है क्या? जनपद। क्या आता है? जनपद। और जनपद के बाद आता है क्या? विलेज। जनपद के बाद क्या आता है? विलेज। इस प्रकार से पंचायत का काम भी होता है। अब हम लोग ग्राम सभा बोल सकते हैं उसको, या ग्राम पंचायत बोलते हैं। ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत बोलते हैं, जो विलेज में काम करते हैं। जो ब्लॉक स्तर में काम करते हैं, ये किस में काम करते हैं? ब्लॉक स्तर में, उसे हम लोग जनपद पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनपद पंचायत। और जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जिला पंचायत। क्या बोलते हैं उसको? जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब इसके काम क्या होते हैं? ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं? ग्राम पंचायत बहुत ही छोटी होती है, जो गांव में काम करती है। ग्राम पंचायत के काम क्या क्या हो सकते हैं? जो आपके वैक्सीनेशन वगैरह होता है ना, इन्फेक्टियस डिजीज का, ये सब कुछ देखते हैं, टीकाकरण लगवाते हैं ग्राम पंचायत के लोग गाँव में अपने। किसका डेथ हुआ, किसकी बर्थ हुई, किसका जन्म हुआ, ये सब का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और कुछ मैनेजमेंट भी देखते हैं, वीकली हैज, मार्केट्स, वेल, टैंक, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है गांव में, ये सारी चीजें, कहाँ पे नाली की जरूरत है, कहाँ पे, ये सारे काम जो एक गांव के एरिया में होते हैं, छोटे छोटे काम रहते हैं गांव में, वो सारे काम कौन देखता है? ग्राम पंचायत। मीन्स अपने ग्राम के लेवल पे, विलेज लेवल पे सारे काम कौन चेक कर रहा है, कौन देख रहा है? ग्राम पंचायत देख रही है। फिर हम लोग बात करते हैं जनपद की बात, मतलब पूरे जनपद में, पूरे ब्लॉक एरिया में जितने काम होंगे वो सारे काम कौन देखेगा? जनपद पंचायत। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट में सारे फैसले कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत विलेज से रिलेटेड काम भी हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है। इनकी ज्यूरिसडिक्शन थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, इनके न्याय थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब जो आप लोगों ने सोसाइटी वगैरह सुना होगा, सोसाइटी होती है, छोटे छोटे फाइनेंस बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं? डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर आते हैं। इसके आगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर। ये तो गांवों की बात थी। अगर हम शहर की बात करें तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो नगर पंचायत। क्या होती है? नगर पंचायत। फिर म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कोऑपरेशन, कॉर्पोरेशन। तो नगर पंचायत क्या होती है? जो रूरल एरिया रिलेटेड होते हैं अर्बन एरिया से, मतलब ऐसे रूरल एरिया जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें? अर्बन एरिया में। जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें? अर्बन एरिया में। वहां के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, वहां के बारे में फैसले वगैरह लेते हैं, जो वहां की जो केयर करते हैं, वो किसके अंदर आ जाते हैं? नगर पंचायत के अंदर आ जाते हैं। अब म्यूनिसिपैलिटीज क्या होती है? म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये क्या होते हैं? ये स्मॉल सिटीज में होती है। कहाँ होती है? स्मॉल सिटीज में। कचरा साफ करवाने का काम, जमीनों वाला काम, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करने का काम रहता है, पूरे अपने छोटे छोटे सिटी को मेंटेन करने का काम होता है, वो सारे काम कौन करता है? म्यूनिसिपैलिटीज करती है। बट पूरे बड़ी सिटी की बात करें, अगर एक बड़ा सिटी है, बड़े सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मींस बहुत बड़ा ब्रांच होता है। उस ब्रांच में अलग अलग सेक्शंस होते हैं कि ये काम करेगा, इसको ये काम दिया जाए। जैसे अपने यहाँ नगर
नगर निगम जानते हो ना, सारे काम कहाँ होते हैं अपने नगर निगम में होते हैं। नगर निगम में कितने काम होते हैं, किसी का विवाद हो, पानी नहीं आ रहा हो, जमीन का इश्यू हो, घर का इश्यू हो, फ्लैट का इश्यू हो, किराए का इश्यू, ये सारे काम कहाँ होते हैं, नगर निगम में होते हैं। रोड बनाना है, रोड नालियां बनाना है, ये सारे काम, ब्रिज पुल बनानी है, ये सब करना है, पाइप लाइन नहीं है, पाइप लाइन बिछानी है, ये सारे काम पूरे डिस्ट्रिक्ट में कौन करेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन करेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।